हेलो दोस्तों, एकेजी विजडम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन, जिसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं। इसी के साथ आज हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं वनदरोगा, उत्तराखंड वनदरोगा। और ये जो सीरीज़ आपकी होगी ये आपकी अन्य एग्ज़ाम में भी मददगार साबित होगी, जैसे कि रेलवे, एसएससी और सभी सेंट्रल के एग्ज़ाम में भी मददगार साबित होगी। तो इसी के साथ आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अर्थात आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, कोई भी तल है, ये कोई तल है जिस पर एक साइड में जो है पॉलिश कर रखी है और अन्य साइड में जो प्रकाश किरण आके आपतित हो रही है। आप चित्र से देख रहे हो कि यहाँ पे आप एरो के माध्यम से दिखाई भी दे रहा है कि एक किरण जो है आती हुई प्रतीत हो रही है, जिसे हम आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण जब तल से टकराएगी, तल से टकराने के बाद वो क्या हो जाएगी? उसी माध्यम में 100%, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कितने प्रतिशत प्रकाश जो है अपने माध्यम में वापस लौट जाता है परावर्तन में, तो 100% प्रकाश जो है उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है। और परावर्तित होने वाला जो किरण होगी या परावर्तित होने वाली जो किरण होगी उसे परावर्तित किरण का नाम दिया जाता है। अब प्रकाश का परावर्तन हमने जैसे देखा, प्रकाश का परावर्तन के साथ साथ में कुछ नियम निकल के आते हैं, जैसे कि कुछ नियम निकले और इन नियमों को एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो प्रकाश के सामान्यतः 2 नियम हैं। 2 नियम कौन कौन से वो देखते हैं। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, इन सब चीज़ों को छोड़ दो, आप साधारण तरीके से समझिए क्या है। हमने बताया कि जो किरण आने वाली किरण है जिसे हम आपतित किरण कह रहे हैं, और जो जाने वाली किरण है यानी कि तल से टकराकर वापस लौट रही है, परावर्तित किरण का नाम उसे दिया गया है। इस चीज़ में आपको कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए कि आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और तल से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद जब हम देखते हैं कि इन किरणों में, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक हमने क्या खींच दिया? अभिलंब खींच दिया। इसे क्या बोलते हैं? अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? तल पर खींचा गया वह रेखा या वह लंब जो क्या करता हो? तल के बीच में क्या बनाता हो? 90 डिग्री का कोण बनाता हो। तो 90 डिग्री का कोण यहाँ पे आपको हम शो भी कर रहे हैं कि 90 डिग्री का कोण ये बना रहे हैं। तो पहला नियम जो कहता है, पहला नियम बिल्कुल साधारण है, चित्र से ही आप समझ जाओगे कि आपतित किरण, ये आने वाली किरण, आपतित किरण तथा ये अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण, जिसे ब्रैकेट में दिखाया गया है। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में बना कोण परावर्तन कोण के क्या होगा? बराबर होगा। बराबर होगा अर्थात आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण, जिसे कोण आई से हम दिखा रहे हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण जिसे आर से दिखा रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है। तो कोण आई बराबर क्या होगा? कोण आर। तो ये नियम क्या है? प्रथम नियम है। और दूसरा नियम भी बिल्कुल साधारण है और सिंपल है। वो क्या है कि आपतित किरण जो आने वाली किरण है और परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये क्या होते हैं? तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। इस तरीके से हम दोनों नियमों का क्या कर लेते हैं? अध्ययन कर लेते हैं। और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने ये नियम आपको बताने की कोशिश करी है। अगर हम इस नियम की बात करें परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन की, तो ये प्रकाश का परावर्तन समतल दर्पण और गोलीय दर्पण दोनों के लिए ही लागू होता है। ठीक है, तो दोनों के लिए समान रूप से ये लागू होता है। अब ये गोलीय दर्पण क्या है, समतल दर्पण क्या है, इनके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। बीच बीच में मैं आपको थ्योरी के साथ साथ में एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उन्हें भी नोट कराता चलूँगा।
तो जैसे कि परावर्तन के नियम हमने पढ़े, तो दोनों नियम आपको अच्छी भली बात ही याद होना चाहिए, दोनों ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में इस टॉपिक का अगला जो भाग है वो है गोलीय दर्पण। जैसे कि हमने बताया था कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण एक्चुअली में क्या होता है, गोलीय दर्पण होता है एक, अगर हम मान लें कि एक कांच का सिंपल गोला ले लें, एक सिंपल कांच का गोला ले लें, सपोज करो कि ये अंदर से क्या है, ये खोखला है, ठीक है। ये खोखला गोला है कांच का, इसे हमने क्या कर दिया है, दो भाग में विभाजित कर दिया है, ठीक है। इसे अगर हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया है तो ये हमें कुछ इस आकृति में प्राप्त होगा। एक हिस्सा आपको इस आकृति का प्राप्त होगा और दूसरा हिस्सा इसका कुछ इस आकृति का प्राप्त होगा। अगर आप इसे खोखले गोले को आधार मान के या इस खोखले गोले को अच्छी तरीके से समझ के चलते हैं तो इस टॉपिक में आपको आगे आने वाले दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चनों में कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसे कि इसमें आगे जो टर्म्स यूज होंगे, वक्रता त्रिज्या हो गया, मुख्य फोकस हो गया, मुख्य एक्स हो गया, मुख्य धूर हो गया, ये सब आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इस खोखले गोले को अगर हम बीच से डिवाइड कर दें या बीच से काट दें तो इसमें हमें दो दर्पण जो है समान रूप से दिखाई पड़ेंगे। अगर हम इस वाले दर्पण की बात करते हैं और इस दर्पण में इस साइड में क्या करते हैं, कलई करते हैं, इसे बोलते हैं कलई करना, कलई, या इसे पेंट भी कह सकते हैं, पेंट करना। ये पेंट आपका अलग अलग प्रकार का मिश्रण होता है, जैसे कि हम बाद में बताएंगे। कलई तल बोलते हैं इसे, चांदी अथवा पारे तथा टिन का मिश्रण होता है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किसके मिश्रण द्वारा ये कलई लेपित रहती है, तो चांदी अथवा पारे और टिन का मिश्रण रहता है और उसी के ऊपर एक लाल रंग का पॉलिश रहती है, लाल रंग की पॉलिश, जिसे कि लाल ऑक्साइड का लेप भी कहते हैं। लाल रंग की पॉलिश रहती है। आप समतल दर्पण में देख भी सकते हैं कि समतल दर्पण जो कि बिल्कुल प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर क्या होगा, बिल्कुल इस तरीके से प्लेन होगा। आप अपने घरों में देख भी सकते हैं, जिस पे एक साइड में, वन साइड में क्या रहता है, कलई रहती है, और एक साइड में, जिस साइड में आपको अपना फेस दिखाई देता है, जिस साइड में आप क्या करते हो, अपना चेहरा या फेस देखते हो, वहीं से क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। और प्रकाश का परावर्तन जब होता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं, अपने चेहरे को भी देख पाते हैं। तो इस प्रकार खोखले गोले के अगर दो हिस्से कर दिए जाएं तो ये वाला अगर हिस्से की बात करेंगे हम, तो ये वाला हिस्सा जो हमें प्राप्त होगा, जिसका तल बाहर की ओर उभरा होगा और इस साइड में दबा हुआ होगा, तो ये वाला जो दर्पण हमारा बनेगा ये कहलाएगा उत्तल दर्पण। ये वाला दर्पण हमारा कहलाएगा उत्तल दर्पण। और ये वाला दर्पण अगर इसे क्या करूँ मैं, बाहर की ओर पॉलिश करूँ उभरे हुए हिस्से पे, और इस वाले तल पे क्या कर रहा हूँ, प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन कर रहा हूँ, तो ये वाला आपका दर्पण कहलाएगा अवतल दर्पण। इन दोनों ही दर्पणों की बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में लगभग ये देखने को मिल ही जाता है। इसमें जनरली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि उत्तल दर्पण का इस्तेमाल क्या है, अवतल दर्पण का इस्तेमाल क्या है, ठीक है। तो इन दोनों के इस्तेमाल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कभी कभी आपको इनकी पहचान का भी तरीका पूछा जा सकता है कि इनकी पहचान का क्या तरीका है, या आपको कोई भी चित्र भी दे देगा। आजकल एग्जामिनर बहुत ही स्मार्ट हो गए हैं, चित्र भी दे सकता है और वो पॉलिश करके बता सकता है और पहचान करने को दे देगा कि ये दिया गया चित्र जो है किसका है या कौन से दर्पण का है, अवतल का है या उत्तल का है या फिर लेंस है या क्या है। तो इस तरीके से आप इसे पहचान सकते हो। ये आपकी अगर पॉलिश दबे हुए हिस्से पे पॉलिश की हुई है, ठीक है, जो परावर्तक तल है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से छोड़ रखा है, तो ये वाला दर्पण आपका कहलाएगा उत्तल दर्पण। और ये वाला दर्पण जिसमें उभरे हुए हिस्से पे पॉलिश की हुई है और परावर्तक तल आप देख रहे हो इसका जो है दबा हुआ है, तो ये कहलाएगा आपका अवतल दर्पण।
इस प्रकार से हम खोखले गोले की बात करें तो खोखले गोले से जो कटे हुए भाग जो हमें निकल के सामने है, वहीं से हमने दो दर्पण बनाए, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। दबे हुए भाग जहाँ से परावर्तित किरण हम यहाँ पे देख भी रहे हैं, एक आपतित किरण है और आपतन के बाद में परावर्तन हो रहा है, तो ये वाला दबा हुआ हिस्सा, इसमें पॉलिश नहीं हो रखी है, तो ये अवतल दर्पण है। और इसके जस्ट अपोजिट साइड में, दूसरे साइड में आप उत्तल दर्पण देख रहे हो, जिसमें दबे हुए हिस्से पे पॉलिश हो रखी है और दूसरा तल पे क्या हो रखा है, परावर्तन दिखाया गया है। कलई किस मिश्रण से बनी हुई है मैंने आपको बता दिया, इसे आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, अवतल दर्पण का उपयोग। देखो एक बात मैं बतानी भूल भी गया कि अवतल दर्पण को वैसे अभिसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम में अवतल दर्पण ना देके अभिसारी दर्पण भी बोल दिया जाता है। इसका इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल है, जो एग्जाम में पूछा भी जाता है, हजामत बनाने में। क्योंकि आप देखते होंगे जनरली आप अपने शेविंग करवाने या फिर अपने बाल वगैरह बनवाने हजामती के पास गए हो, नाई के पास गए हो, तो वहाँ पे आप देखते हो कि आपका जो चेहरा है वो थोड़ा सा उभरा हुआ नज़र आता है। वो उभरा हुआ या बड़ा नज़र आता है, वो क्यों नज़र आता है? क्योंकि वहाँ पे जो दर्पण इस्तेमाल किया रहता है, वो दर्पण इस्तेमाल किया रहता है अभिसारी दर्पण या अवतल दर्पण। अब उसमें आपकी जो चेयर है उसकी स्थिति भी बहुत ही डिपेंड करती है कि वस्तु या आप किस जगह बैठे हो। तो आपका जो चेहरा है वो दर्पण के दूर और तथा फोकस के बीच अगर रखा होगा या आप उस जगह पे खड़े होंगे, तो जो हजामत बनाने वाला जो दर्पण होगा, उस दर्पण में आपका चेहरा बहुत ही बड़ा और स्पष्ट रूप से आपके जो शेविंग के बाल है वो भी दिखाई देंगे। तो एक हजामत बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। डॉक्टर द्वारा इसका आँख, कान, गले की जांच करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। जो टेबल लैंप आप देखते हो, टेबल लैंप, स्टडी लैंप भी बोलते हैं, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये प्रकाश को क्या करता है, फोकस करता है और कम जगह पे उसे अभिसारित कर देता है, जिससे आप कम ही जगह पे अधिक प्रकाश से स्टडी कर सकते हो। रेलगाड़ी के इंजन, मोटर कारों और सर्च लैंपों में भी इसका, जो टॉर्च वगैरह आप देखते हो, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है इस दर्पण का। दूसरा दर्पण गोलीय दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जैसे कि अपसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है, अपसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। और इसका उपयोग सबसे इम्पोर्टेंट है बाज़ारों, गलियों में जो आप लाइटें देखते हो, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश हमें अधिक दूर में अपसारित रूप से, देखो इसे हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, अपसारित होना, यानी कि प्रकाश का दूर दूर फैलना, ठीक है। तो अपसारित पूरी सड़क पे या पूरी रोड पे हमें कवर चाहिए, तो गली बाज़ारों में भी इसका जो लैंप के रूप में जो लाइटें लगी रहती है, स्ट्रीट लाइटें, उनमें इस्तेमाल किया जाता है। और गाड़ियों की जो ड्राइवर सीट है, सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण है, जो गाड़ियों की जो ड्राइवर सीट रहती है, उनके बराबर में आपने देखा होगा एक मिरर लगा रहता है, एक दर्पण लगा रहता है। वो भी कौन सा दर्पण होता है, ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी उत्तल दर्पण होता है। क्यों? क्योंकि ये उत्तल दर्पण क्या करता है, अपने जितनी भी इमेज बनाएगा, अपने से पीछे की सभी वस्तुओं को या पीछे से आने वाली गाड़ियों को क्या कर लेता है, अपने ही इमेज में कवर कर लेता है, अपने ही उसमें उसका प्रतिबिंब आपको स्पष्ट रूप से दिखा देगा। तो ये गाड़ियों के ड्राइवर सीट के पास में भी इस्तेमाल किया जाता है उत्तल दर्पण। अब ये जो हमने आपको इनके एग्जाम्पल बताए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। अब गोलीय दर्पणों के लिए कुछ शब्दावली इस्तेमाल की जाती है। ये शब्दावली देखो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं बता रहा हूँ, और इनका प्रयोग आगे इस चैप्टर में आगे भी होने वाला है, तो आप इसे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। जैसे कि दर्पण का धूर, सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूँ, जैसे कि यहाँ पे दो दर्पण आप देख रहे हो, एक साइड में जो है आप अवतल दर्पण, इस साइड में उत्तल दर्पण। जो गोलीय दर्पण अभी जो गोलीय दर्पण हमने खोखला कांच का गोला जो ये दिखाया था, इसका जो सेंटर होगा, इसका जो केंद्र होगा और इसका जो केंद्र होगा, काटने के बाद भी जो केंद्र रहेगा, तो वही केंद्र जो है इस गोलीय दर्पण या इन जो दर्पण हम उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, उनका भी जो मध्य बिंदु रहेगा वो क्या कहलाएगा, दर्पण का धूर, यानी कि परावर्तक तल का मध्य बिंदु, ये वाला पॉइंट।
जिस पॉइंट से प्रकाश आकर क्या हो रहा है, प्रकाश आकर परावर्तित हो रहा है, तो वही मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, दर्पण का धूर कहलाएगा, गोरोजी दर्पण का धूर कहलाएगा। इस वाले अगर दर्पण की बात करें तो दर्पण का धूर यहाँ पे होगा। अगर हम परावर्तक तल की बात करें तो परावर्तक तल होगा पॉलिश किया हुआ जो भाग है उसका विपरीत साइड, जिस भाग से क्या हो रही है, प्रकाश की किरण परावर्तित हो रही है, इस साइड में यहाँ पे होगा। और आप उत्तल दर्पण में देख सकते हो उभरे हुए तल की साइड में होगा। ये तो आपका धूर हो गया। उसके बाद अगर त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या आप सभी को पता भी होगी। त्रिज्या एक, अगर सामान्यतः हम गोले की बात करें तो गोले की जो त्रिज्या होती है उसके व्यास की क्या होती है, आधी होती है। यानी कि इस केंद्र को अगर धूर से मिला दिया जाए, इस केंद्रीय बिंदु को अगर धूर से मिला दिया जाए किसी भी साइड में, तो वही दूरी क्या होगी, वही दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। वही जो ये त्रिज्या है वही यहाँ पे आके क्या बन गई, वक्रता त्रिज्या बन गई। यानी कि कांच के खोखले गोले की त्रिज्या जो होगी वही क्या होगी, इस गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। वक्रता केंद्र का भी सेम वही पॉइंट है। यानी कि अगर खोखले गोले की बात करें और खोखले गोले का जो कांच का खोखला गोला है उसका जो केंद्र होगा वही केंद्र जो होगा इस जो गोलीय दर्पण है, इसमें चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उनका केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। जैसे कि ये पॉइंट आपका वक्रता केंद्र है, ये आपकी वक्रता त्रिज्या है। और मुख्य फोकस, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस को थोड़ा ध्यान से समझना है क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कुछ नहीं है, इम्पोर्टेंट है और सिंपल लैंग्वेज में समझिए। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे एफ से डिनोट किया जाता है, एफ से दिखाया जाता है। जैसा कि हम आपको यहाँ साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे चित्र अच्छा नहीं बना हुआ है, आप यहाँ देख लीजिए। जैसे कि गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण में अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में अवतल दर्पण में इस साइड में पॉलिश की हुई होगी उभरे हुए भाग पे, उभरे हुए भाग पे पॉलिश की होगी। इसका जो मध्य बिंदु होगा, ये मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, ये धूर कहलाएगा। अब यहाँ से कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, इस परावर्तक तल पर आपतित होने के बाद क्या हो जाएगी, परावर्तित इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से परावर्तित हो जाएगी। अगर हम धूर के बीच में, इस गोलीय दर्पण के बीच में एक तरीके से जिसे हम व्यास कह सकते हैं, व्यास की भांति एक अक्ष के रूप में एक लाइनिंग खींचें, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि आपतित किरण परावर्तन के बाद जिस भी बिंदु से होके गुजर रही है, जिस भी बिंदु से होके गुजर रही है या गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, तो सारी की सारी वो एक बिंदु से होके गुजरती हुई प्रतीत होगी या गुजरेगी, तो वही बिंदु क्या होगा, उस गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाएगा। जैसा कि अवतल दर्पण की बात करें तो यहाँ से अगर कोई किरण आई तो जिस बिंदु से यह होके गुजरी, इधर से आई कोई किरण तो सारी की सारी एक बिंदु से होके गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। इस वाले दर्पण में आपको प्रतीत हो रही है क्योंकि ये वाला दर्पण जो इमेज बनाएगा वो आभासी बनाएगा, यानी कि इसका जो फोकस बिंदु होगा वो परावर्तक तल के जस्ट अपोजिट साइड में होगा और इसका जो परावर्तक तल जो होगा वो सामने की ओर होगा। तो अगर इसका परावर्तक तल सामने की ओर है अवतल दर्पण का, तो इसका जो मुख्य फोकस है वो भी क्या होगा, सामने की ओर होगा और इमेज भी क्या बनाएगा, ये वास्तविक बनाएगा। ये वास्तविक इमेज और आभासी इमेज इसी कारण बनती है। और ये उत्तल दर्पण में आप देख रहे हो, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें जो परावर्तित किरण है वो हमें परावर्तित किरण क्या है, आभास हो रहा है मुख्य फोकस से होकर गुजरने का। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, मुख्य फोकस। इसके बाद बात करते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है,
फोकस दूरी क्या होती है? धूर, ये जो धूर है, धूर और इस मुख्य फोकस के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वही क्या कहलाएगी? सामान्य भाषा में फोकस दूरी कहलाएगी। और ये जो फोकस दूरी होती है ये त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। त्रिज्या की आधी होती है। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। मुख्य फोकस भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और ये मेरा पहला वीडियो भी था तो शायद इस वजह से भी ये थोड़ा लंबा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको गोलीय दर्पणों के जो प्रतिबिंब बनने के नियम है, प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने का बहुत चांस है। तो उस टॉपिक को आप मिस ना करें और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अवश्य प्रोवाइड कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।